गुड मॉर्निंग ऑल। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कैपिटल गेन का सेकंड लास्ट लेक्चर है या लास्ट भी हो सकता है, लेट्स सी। और हम टॉपिक का नाम कर रहे हैं सबसे पहले फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी। ऑलमोस्ट कैपिटल गेन सारा खत्म हो चुका है आपका। आपको होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों ने क्या कहते हैं सारी प्रोविजंस को ग्रिप में कर लिया है। जो एग्जाम्पशंस की प्रोविजन है उसको सेपरेट ग्रिप में करें, रियल एस्टेट को अलग करें, शेयर्स को अलग करें। 3 हिस्सों में इसको बांट के करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद स्कैनर से जितने क्वेश्चन स्कैनर में आए हैं सारे के सारे कर डालो। वो पेपर के क्वेश्चंस हैं। अगर वो क्वेश्चन आप लोग क्रैक कर पा रहे हो इट मींस आपका कैपिटल गेन ग्रिप में है। पेपर में जो क्वेश्चन अपकमिंग है वो भी आपसे हो जाएगा। जो पास्ट के क्वेश्चन अगर आपसे वो सही बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। स्कैनर में 1-2 मिस्टेक्स हैं वो देख लीजिएगा, इंडेक्स की मिस्टेक हो सकती है। उसके अलावा इन्होंने ना कई जगह पे एग्जाम्पशन की जगह लॉस लिखा हुआ है तो उस चीज का भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा मॉड्यूल से सिंगल सिंगल इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज, बेटे सिंगल सिंगल इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज ये कर डालो, ठीक है। 100% ग्रिप में आ जाएगा। और पीजीबीपी और कैपिटल गेन ये बेस हैं इस इनकम टैक्स के, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स को बड़े अच्छे से ग्रिप में करें। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको आता है, हाउस प्रॉपर्टी आपको आता है, ठीक है। उसके अलावा छिटपुट जो चैप्टर है वो 15 नंबर के होते हैं तो उनको भी आप करें। छिटपुट चैप्टर इन द सेंस सेट ऑफ क्लबिंग, एडवांस टैक्स, ये छोटे छोटे चैप्टर 10-15 नंबर पे चले जाते हैं। एक 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन होता है इनकम टैक्स रिटर्न्स वाला, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, उनका जरूर अच्छे से करें ग्रिप में। तो 100% आप लोग इजीली पास हो जाओगे। पास छोड़ो एग्जाम्शन आ जाएगी, बट हाँ इन चीजों को अच्छे से करें, रिवाइज करें। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं पेंडिंग टॉपिक्स। ये ना लास्ट मिसलेनियस लेक्चर मैंने रखा है पेंडिंग टॉपिक्स का। इंपॉर्टेंट कम है बट आने के चांसेस रहते हैं, एमसीक्यू आ जाए, इसलिए फिर आपको इसको ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है, करना है। बट हाँ इंपॉर्टेंस थोड़ी सी इसकी कम है। फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस मनी एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि इसको थोड़ा सा हम इंटरटेन करके करेंगे, बट अभी टाइम का इशू है तो मैं इसको शॉर्ट में ही कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि टॉपिक का जो रेलिवेंस है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस मनी होता क्या है, ध्यान से सुनना। कोई पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर एक्स। सर मिस्टर एक्स क्या, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मैं क्या क्या पेज नंबर 19 पे पड़ी हुई है मिस्टर चेतन वाली, डायरेक्ट एग्जांपल ही उठा रहा हूं। मिस्टर चेतन ने पुरानी हवेली परचेज करी 1/5/2003 को। 1/5/2003 परचेज्ड, हाउस प्रॉपर्टी परचेज्ड, ठीक है। 1/5/2003 को परचेज करी, कितने में परचेज करी? 8 लाख रुपए में। 8 लाख में परचेज करी। उसने जब परचेज करी सबसे पहले किया उसने एग्रीमेंट टू सेल। सर एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? बयाना। उसने बयाना दिया कितना? उसका एग्रीमेंट टू सेल हुआ 25 लाख में और 3.5 लाख उसने बयाना दे दिया। एग्रीमेंट टू सेल, सेल प्राइस उसका सेट हुआ 25 लाख रुपए, ठीक है जी। और उसने बयाना जो था वो बयाना दे दिया उसने 3.5 लाख रुपए। उसने बयाना दे दिया 3.5 लाख एडवांस मनी। इसको बोलते हैं एडवांस मनी। सर मतलब ऐसा होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हो पहले साई होती है, फिर बयाना होता है, ठीक है, और फिर रजिस्ट्री होती है। इसको थोड़ा और शॉर्ट में बताऊं तो सिंपल सी बात है। एक लड़का लड़की की मैरिज होने लगी है। सबसे पहले हमारे जो रिचुअल्स में रोका कहते हैं उसको, रोके के बाद रोका साई है, एंगेजमेंट बयाना है। एंगेजमेंट टूट जाए तो उसको मैरिज नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है। एंगेजमेंट के बाद मैरिज हो गई, मैरिज की रजिस्ट्री है। मैरिज क्या है? इक्वल टू रजिस्ट्री है। वहां पे उसको आप मतलब तोड़ नहीं सकते इजीली, विदाउट डिवोर्स उसको आप नहीं कर सकते। तो मैरिज रजिस्ट्री है। हाँ बयाने तक क्या है, आपके पास पावर है कि आप पीछे हट सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब बयाना होगा, मैं प्रैक्टिकली बताता हूं। हमारे एक मैंने प्रॉपर्टी बेची थी 2020 में। प्रॉपर्टी का बयाना हो गया। बयाना हुआ था 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2020 की बात है। प्रॉपर्टी का सेल प्राइस था 20 लाख, उन्होंने हमें दिया था 3 लाख रुपए बयाना। वो कहते 17 लाख हम आपको 1 मार्च नहीं
हाँ 13 अप्रैल को हम आपको 17 लाख की पेमेंट कर देंगे। अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो 3 लाख रुपए आपके पास हैं वो आपके, अगर आप वो करते हो तो आपको 3 लाख की जगह हमें 6 लाख वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने मेरे नाम पे ही थी प्रॉपर्टी तो मैंने साइन वगैरह कर दिया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। एग्रीमेंट टू सेल हो गया तो अब बताओ क्या उसके पास मेरे घर में आने की पावर है? वो घर देखने भी नहीं आ सकते थे, उनको पावर ही नहीं दी मैंने। उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ना उनके पास पोजेशन है, ना उनके पास एग्रीमेंट टू सेल है, तो इसको रजिस्ट्री नहीं मानेंगे, इसकी पावर नहीं आती इसमें। हाँ ये है कि अगर बयाने की जो पेमेंट है वो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू हुई है तो इस दिन की एसडीपी उठाई जा सकती है। वो चीज को इन्होंने अमेंडमेंट करके इंसर्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला, अब हुआ क्या, कोरोना आ गया। कोरोना आया तो बैंकों ने लोन देने बंद कर दिए। उनकी लोन की अप्रूवल हुई थी, वो लोन उनका कैंसिल कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने लोन कैंसिल किया, वो 13 अप्रैल को आ गए मेरे पास। 13 अप्रैल छोड़ो, 10 अप्रैल को ही आ गए। आके कहते हैं सर भाई हमारा तो लोन पास नहीं किया बैंक ने, तो हमने तो बयाना किया हुआ है आपके साथ। मैं कहा रजिस्ट्री कराओ। कहते जी अभी तो रजिस्ट्रियां नहीं खुली, रजिस्ट्रियां बंद हो गई थी, आपको भी पता है, ऑनलाइन सारा चला गया था, ऑनलाइन पे चला गया था। तो फिर मैंने कहा भाई ऐसा है, देखो टाइम डाल देते हैं। और हमने क्या किया, 1.5 महीने का टाइम एक्सटेंड कर लिया। 1.5 महीना निकला, उन्होंने फिर ट्राई करी और बैंकों में ट्राई करी, नहीं जी उनका सैंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मेरे को तो सारे बोलने लगे तुम्हारी तो पार्टी होगी भाई, 3 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, एडवांस मनी फॉरफिटेड, इसको क्या बोलते हैं, एडवांस मनी फॉरफिटेड। तुम्हारी तो भाई पार्टी हो गई, तुमने तो 3 लाख रुपए दबा लेने, अब उनके पैसे दबा लो। ठीक है, तो वो अंकल आए, उसका बेटा था साथ में। वो कहते कि मेरे को कहते सर ऐसा है, बेटे तो मतलब छोटा बच्चा ही है, बट एक्चुअली मैं तुम्हें एक बात, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे। ठीक है, ये मेरी जो 3 लाख रुपए ना मेरी पूंजी है, बेसिकली 1 लाख रुपया मैंने किसी रिश्तेदारों से पकड़ा है। ठीक है, 2 लाख रुपया मैंने मतलब 10 सालों में जोड़ा होगा। ठीक है, 10 सालों में मैंने ये जोड़ा होगा, मतलब बड़े मुश्किल से हमने घर लेने का प्लान किया था। बाकी हमने लोन ही करवाना था, किस्तें चलो आपने बोला कि ऊपर वाला पोर्शन आपका रेंट पे चला जाता है, 7-8 हजार उधर से निकलता है, 10 हजार हम निकाल देते किस्त। अभी भी रेंट दे ही रहे हैं 6-7 हजार। तो मतलब हम बर्बाद हो जाएंगे अगर ये पैसे तुम दबा दोगे तो। ठीक है, मैं ना चलो उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं बोला, काफी जाने बैठे हुए थे, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बट मैं चला गया ना। फिर उसके बाद वाइफ और मैं बैठे थे दोनों। ठीक है, तो मैंने कहा यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ पैसे वापस कर दूं। ठीक है, तो मैं कहा यार इतनी वो रिक्वेस्ट करके गया है। ठीक है, तो मैंने उनको कॉल करी, मैं कहा कोई नहीं आप एक मीटिंग रखो, मैं कहा मिलते हैं 2-4 दिनों में, संडे को मिलते हैं। संडे को बुला लिया जी उनको। ठीक है, उसके बाद हाँ उसने ना पहले उसने कॉल कराई, सॉरी पहले उसने कॉल कराई बैंक से। ठीक है, तो फिर मैंने बोल दिया साफ, मैं कहा भाई मैं ऐसे तो पैसे वापस करूंगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे टाइम बीता, फिर मतलब ना उनके जो इमोशनल मैसेजेस थे वो आए, तो फिर थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार आई थिंक भाई ऐसे, हालांकि मेरे को सबने ये बोला कि तुम किसी के साथ धक्का नहीं कर रहे हो, साफ लिखा हुआ था रजिस्ट्री में, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ये रूल है, तुम्हें ये पैसे ले लेने चाहिए। ठीक है, बट मैंने एक्चुअली मम्मी एक्सपायर हुए थे मेरे रिसेंटली मई में, तो मेरे को मतलब मन नहीं करा मेरा कुछ ऐसा करने का। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने साफ बोला, मैं कहा ऐसा है देखो, जनवरी को आप लोगों ने बयाना किया, फरवरी से मैंने अपना ऊपर वाला सारा पोर्शन खाली करवा लिया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून में जाके सेटलमेंट हुआ था। 5 महीने का मैं रेंट कटूंगा। ठीक है ना यार, वो तो मेरे को वैसे भी मिलना ही था, वो मैं अपना डिडक्ट करूंगा, बाकी मैं पैसे आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने उसी टाइम बैठे बैठे 2 चेक दे दिए, 2 महीने की गैप डेट करके, क्योंकि मैं तो यार पूरे ही करने वाला था। ठीक है, वो बैठे होते ना साथ में, नहीं नहीं पूरे ना करी, थोड़े थोड़े करके दे। एक तो मेरे को कहता किस्त बांध ले, 5,000 महीना देनी शुरू कर दे, नहीं मैं नहीं यार अरे नहीं उसका कुछ बने तो सही, हद है। ठीक है, फिर भी ना मतलब सही सही बता रहा हूँ यार, कल समटाइम क्या होगा आपके ऊपर ना, पॉज करना, प्ले करना, बेटे ध्यान देना। अब परचेज कब करी थी प्रॉपर्टी, 1/5/2003 को। एडवांस मनी
फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड। अब मान लीजिए डील कैंसिल हो गई, डील कैंसिल हो गई तो एडवांस मनी क्या हो गई, फॉरफिट हो गई। एडवांस मनी फॉरफिट हो गई, ठीक है। इस साइड बैठ जाओ बेटा। एडवांस मनी क्या होगी, फॉरफिट हो गई। आप लोगों के अकॉर्डिंगली ये जो एडवांस मनी फॉरफिट हुई इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? इनकम तो हो गई, बैठे बिठाई इनकम हो गई, कहां आनी चाहिए, अदर सोर्सेज में आनी चाहिए। डिपार्टमेंट कहता एज पर इनकम टैक्स की प्रोविजन, ध्यान से सुनना, ये कहते अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट हुई है तो ये जो पैसे मिले हैं ड्यू टू कैपिटल एसेट मिले हैं। नहीं नहीं, ये नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल ही गलत किया हुआ है। ड्यू टू कैपिटल एसेट मिले हैं, ठीक है। और कैपिटल एसेट भी आपके पास है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर ही नहीं हुई, कैपिटल गेन कहां से राइज हो जाएगा? कैपिटल एसेट ही ट्रांसफर हुई, कैपिटल गेन राइज ही नहीं हो सकता। कैपिटल एसेट आपके पास है, ठीक है, वो रिटेन है, तो ड्यू टू कैपिटल एसेट हुए हैं बट कैपिटल एसेट आपके पास है। ये पता क्या कहते हैं, ये कहते हैं ऐसे करो, सेल कंसीडरेशन पिक करो, जब भी बेचोगे ना, ना जो सीओए है उसमें से लेस कर दो। ये पता क्या कहते हैं, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भैया की कितनी थी, 8 लाख। 8 लाख में से राहुल भैया की 3.5 लाख। चलो इधर आ जा तरुण भाई, ध्यान देना, 3.5 लाख लेस हो गए, कितना बचा, 4.5 लाख पे कहते हैं इंडेक्स लगा दो। क्या ये ट्रीटमेंट सही है? जो भी इंडेक्स है ये गलत है। क्यों, क्या गलती है अभिनव इसमें? इंडेक्स लगा के वैल्यू कुछ और बन जाएगी। 8 लाख इंडेक्स लगना सी तो 4.5 लाख इंडेक्स। हाँ, क्योंकि 8 लाख जेड़ा सीगा वो सीगा 2000 और एग्रीमेंट टू सेल होया ड्यूरिंग द ईयर कितने भी आके 12 च होया, एग्रीमेंट टू सेल होया 2012 च। तो 2003 की वैल्यू में से 2012 का एडवांस मनी फॉरफिट कर रहे हो, डायरेक्ट लेस कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम करके रख दी। अच्छा मान लो उसको 8 लाख का डाउन पेमेंट हो गया, एडवांस फॉरफिट हो गया, तो तुम लोग तो उसको नील कर दोगे। ये गलत था ट्रीटमेंट। 8 लाख में ये सेल कंसीडरेशन प्लस कर दो ना, काफी सही सीगा। हाँ कर दे ही नहीं, ओके नहीं सेल कंसीडरेशन नहीं कर सकते ना बेटा। अच्छा तो कहना उस टाइम पे कैपिटल गेन राइज दे टाइम पे कर देते है ना। हाँ ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये पता है की कहते हैं, ये कहते हैं जी ये चीज तो करनी नहीं, करना ही है, ये करना है। और मैं क्या करता था, हमेशा जब पढ़ाता था मैं एक ही बात बोलता था, ये गलत ट्रीटमेंट है, ये गलत ट्रीटमेंट है। 2014 में गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट करी। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, 1/4/14 से पहले, 1/4/14 के बाद। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट हुई है 31/3/14 तक, तो ये क्या होगी, इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फिर इंडेक्स लग जाएगा। पहले एडवांस मनी फॉरफिट होगी फिर इंडेक्स लग जाएगा। तो इसने बेचा है और ये आप उसने परचेज किया था, देखना 3-4 का है, क्या इंडेक्स है, 3-4 ही बनेगा ना, हाँ 3-4 का 109। तो यहां पे अमाउंट आ जाएगी, सेल कंसीडरेशन पूरा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। सेल कंसीडरेशन उसने बेचा है एंड में 30 लाख, शर्मा पेड 50 लाख, 50 लाख में बेचा उसने। पूरा क्वेश्चन मैं बाद में रीड कराऊंगा, पहले फिलहाल एक ही पॉइंट, ये एडवांस मनी उसने कब फॉरफिट करी है, 1/7/12 को। कौन सी डेट से पहले, बिफोर, हाँ, या अप टू 31/3/14। जो एडवांस मनी उसने 31/3/14 तक फॉरफिट करी है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? अच्छा उसके बाद दोबारा उसने एग्रीमेंट टू सेल किया 1/6/16 को, और फिक्स सेल प्राइस क्या फिक्स हुआ, 28 लाख फिक्स हुआ, ठीक है, 28 लाख फिक्स हुआ। उसके बाद एडवांस मनी पे हो गई कितनी, 4 लाख रुपए पे हो गई।
और फॉरफिट भी हो गई, डील कैंसिल हो गई। 21 वाली है। ठीक है, 1/4/14 के बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन ऑन और आफ्टर 1/4/14 कौन सा हेड लगा दिया? अब इन्होंने आईओएस लगा दिया, इन्होंने बाहर ही कर दिया। कहते कैपिटल ऐसे ट्रांसफर नहीं हुई, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, यहां से इसको ट्रीटमेंट। इसका मतलब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर तो कोई एडवांस मनी ऐसी है जो 1/4/14 से पहले हुई है तो उसका क्या करना है, और जो उसके बाद हुई है उसका नोट देना है नीचे। क्या नोट देना है? एडवांस मनी फॉरफिटेड 1/6/16 रुपीज, कितनी सीगी? 4 लाख, विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईओएस ड्यूरिंग कौन से प्रीवियस ईयर में ना 16-17 उससे साल नाले ये भी वधिया करता, 10 साल मिली उसी साल टैक्सेबल। सर कोई शो ही नहीं करूंगा कि मैं क्यों कैश आया होता है, तो वो बात अलग हो गई यार, वो तो शो नहीं करोगे तो बात अलग है। एक्चुअल में जो ट्रांस आपको प्रोविजन तो पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी बताना? 15,52,293 ये माइनस करके क्या आ रहा है? 34,47,706 LT से आंसर। हाँ जी, कैसे? हाँ गलत ही है, मैं वही तो कह रहा हूँ गलत है, बट करना पड़ेगा भाई, क्या करें, अमेंडमेंट से पहले गलत ही था। आई रिपीट, अमेंडमेंट से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1/4/14 से पहले अगर कोई रिसीव करी एडवांस मनी तो पोस्ट में से लेस होएगी, अगर बाद में करी है तो अदर सोर्सेज। फिर भी अगर बात करें 11 साल हो चुके हैं, आई डोंट थिंक सो इसका क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। फिर भी चलो एनीवेज नोट कर लो, 11 साल हो चुके हैं तो इसका पेपर आने के चांस नहीं, क्वेश्चन आने के चांस नहीं है पेपर में। बट फिर भी यार एक आईओएस तो पता होना चाहिए ना, आईओएस में आएगा। नहीं यही क्वेश्चन है, आप आंसर कीज नोट कर लो ना यार, इसको तो रहने दो, क्या करना है इसको नोट करके, उसको देख लो बस आंसर कीज को। डन। पॉज कर दिया। हाँ, फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस मनी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है। अगर तो 1/4/14 से पहले फॉरफिट करी एडवांस मनी, ठीक है जी, तो वो कॉस्ट में से लेस हो जाएगी। अगर 1/4/14 के बाद करी एडवांस मनी तो वो आईओएस में टैक्सेबल हो जाएगी। एक एग्जांपल और लिखना प्लीज। मिस्टर एक्स परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी as on 1/8/2006 for rupees 5 लाख। He made agreement to sell with Mr. Y as on 1/7/13
1/7/2013 and received advance money 1/7/2011 and advance money received 8 lakh and advance money received 8 lakh. Deal cancelled due to some reasons. He sold above house property as on 1/6/2025 for rupees 50 lakh. 1/6/2025 for rupees 50 lakh, 50 lakh. Calculate capital gain. Calculate capital gain. तो सबसे पहले क्या आएगी? सेल कंसिडरेशन 50 लाख लिखो जी. सेल कंसिडरेशन क्या आएगी? 50 लाख. अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? नील. क्या आएगी? नील. 5 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 0. सर 3 लाख का क्या करेंगे? जो एक्सेस अमाउंट आई, नो टैक्स ट्रीटमेंट. प्योरली कैपिटल एसेट, नो टैक्स ट्रीटमेंट. कोई टैक्स ट्रीटमेंट ही नहीं था. गलत था, बिल्कुल ही पूरी तरह से गलत था. ठीक है जी, नो टैक्स ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील कर दो और कैपिटल गेन कर दो 50 लाख. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कर दोगे? नील. और कैपिटल गेन आ जाएगा 50 लाख. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. नीचे नोट दे दो, 8 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 3 लाख, नो टैक्स ट्रीटमेंट. 8 lakh minus 5 lakh is equal to 3 lakh, no tax treatment. इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था लॉ में. What will be your answer in above case? No tax treatment लिख लिया. What will be your answer in above case if advance money forfeited as on if advance money forfeited as on 1/7/17 instead of 13. 1/7/17 instead of 2013. 1/7/13 इंस्टेड ऑफ 1/7/13. ठीक है जी. तो सबसे पहले नीचे क्या आएगा? सेल कंसिडरेशन कितनी आएगी? 50 लाख. लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख. 5 लाख ही आएगी इनटू 376 डिवाइडेड बाय कौन सा ईयर है? 6/7 का इंडेक्स देखना. 122 डिवाइडेड बाय 122 122. ठीक है जी. 1540983 या 4 कुछ ऐसे करके यार. तो लेस कर लो, कैपिटल गेन आ जाएगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन NTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा. ठीक है जी. 34,59,016 रुपीज ओनली. ठीक है. तो ये आपका कैपिटल गेन आ गया. नीचे आएगा नोट. नोट में क्या लिखोगे? एडवांस मनी फॉरफिटेड एज ऑन 1/7/17 taxable under the head IOS. Taxable under the head IOS during previous year 17-18.
कोई कंफ्यूजन? एक और नोट लिखना है नीचे, इंपॉर्टेंट नोट, एक और नोट लिखना है। इफ एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर, if advance money forfeited by previous owner, then at the time of sale no tax treatment of such advance money. Such advance money, whether it is forfeited before 1/4/14, whether it is forfeited before 1/4/14। क्या मतलब कि अगर देखो याद है ना, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी। तो अगर प्रीवियस ओनर ने कोई एडवांस मनी फॉरफिट करी है, उसका कुछ भी नहीं करना, उसको कॉस्ट में से लेस नहीं करना, चाहे ये 1/14 से पहले ही क्यों ना खरीदी हो और उसने फॉरफिट करी हो। अगर बाद में करी होगी तो आईओएस उसके हैंड में टैक्सेबल हो गया होगा। अगर पहले करी है तो कुछ भी नहीं करना, ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। दैट्स इट, फॉरफिटेड ऑफ एडवांस मनी टॉपिक खत्म हो गया। मेन इसमें क्या याद रखना है, फॉरफिटेड ऑफ एडवांस मनी अगर आपने 1/4/14 से पहले करी है तो कॉस्ट में से लेस हो जाएगी अप टू द कॉस्ट, अगर बाद में करी है तो आईओएस में टैक्सेबल हो जाएगी। पेज नंबर 32 पे आ जाओ। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं है उसके बारे में, कोई बताया नहीं हुआ कुछ, नो टैक्स ट्रीटमेंट, कुछ नहीं बोलो। पेज नंबर 32। हाँ होना चाहिए बट नहीं करते हो, ट्रीटमेंट ही नहीं है इसके बारे में, कुछ नहीं बताया वो, लॉ में ही साइलेंट है लॉ। जब लॉ साइलेंट होता है तो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। पेज नंबर 32, ये पेपर में आ सकता है। आईओएस के वो वाला पॉइंट हालांकि चांस कम है, हाँ आईओएस में ना डाल दें क्योंकि आईओएस में तो आपको पता चल चुका है क्या है कि फॉरफिट आईओएस में चला गया ना, तो आईओएस में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो 32 नंबर पेज, शेयर एंड डिबेंचर्स का ही है बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, हटके है, ध्यान से समझना। पेज नंबर 32, टीटीबीआर टीटीएसआर कॉन्सेप्ट। सर ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटे, ये स्पेसिफिकली अगर टॉपिक आएगा विद क्वेश्चन सारा कुछ मेंशन होगा, अभी तक आया नहीं है, आईसीआई ने पूछा नहीं है अभी तक आपसे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का क्वेश्चन है, पॉइंट कुछ भी नहीं है, आसान भी बहुत है, बस लिसन टू मी। कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ व्हाट, बाय नॉन रेजिडेंट। एक तो वर्ड आ गया क्या, शेयर एंड डिबेंचर, मतलब सिर्फ इनके लिए ही है, ये सिर्फ इनके लिए है, प्लस नॉन रेजिडेंट, ध्यान से सुनिएगा, प्लस इन फॉरेन करेंसी, ये 3 वर्ड होने जरूरी है। मतलब उसने डॉलर्स वगैरह में परचेज किए हो, शेयर वगैरह डिबेंचर वगैरह उसने किस में परचेज किए हो, डॉलर्स वगैरह में परचेज किए हो, कंपनी को जो पेमेंट करी हो वो डॉलर्स वगैरह में करी हो, ठीक है। तो इसका कैपिटल गेन भी डॉलर्स में निकलेगा। हाँ जी, हाँ हाँ लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों ही, लिस्टेड ही खरीदते हैं वैसे, लिस्टेड अनलिस्टेड कोई चक्कर नहीं। पहला पॉइंट, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ हु इज नॉन रेजिडेंट। पहले तो ये बात, ये 3 वर्ड इकट्ठे होने चाहिए तभी ये सेक्शन लगेगा, अदरवाइज नहीं।
इनमें से एक भी हट गया तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। सेक्शन 48 है और रूल 115F है। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी, हाँ ये इंडियन कंपनी के होने चाहिए, इंडियन कंपनी। शेयर डिबेंचर मस्ट, कैपिटल गेन कैन बी लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। शेयर डिबेंचर मस्ट बी बॉट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में अगर परचेज किए हैं तो इंडेक्स नहीं लगेगा। हालांकि जो कैपिटल गेन है वो डॉलर्स में निकलेगा डॉलर्स में, बट उसकी फाइनल कैलकुलेशन रुपीज में होगी। गॉट इट और नॉट? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे करनी है ध्यान से सुनना। सबसे पहले फॉर्मेट तो वही था, सेल कंसीडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। सिंपल सी बात है, तीन बातें। सर क्वेश्चन हमारा है, मैं क्या बोलूं सर ये डॉलर्स में होगा? यस ये डॉलर्स में होगा या फॉरेन करेंसी में होगा, वो कोई भी हो सकती है, पाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। सर जी तो ये तो फिर ये भी डॉलर्स में आ गया, मैं क्या हाँ, फिर इसको पहले रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, मैं क्या यस। जब इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फॉरेन करेंसी की वैल्यू से, जो 80 रुपीज होगी अप्रोक्स, 85 90 जो भी होगी उससे होएगा, करंट फॉरेन करेंसी की वैल्यू से। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस करता हूं। मिस्टर एक्स आया, एक नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, कंपनी के पास गया, कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, एट द रेट उसने खरीद लिए, एट द रेट उसने परचेज किए। सर वैल्यू शेयर की, मैं क्या वो तो रुपीज में ही होएगी, फेस वैल्यू थी 120, 1,20,000। एक मिनट आवाज नहीं बेटे प्लीज, 1,20,000 आ गई। अब ध्यान से बात समझना, ये वैल्यू है रुपीज में, इसको अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? डिवाइडेड बाय वैल्यू या फॉरेन करेंसी की वैल्यू यही आएगा, बोलो। अच्छा अगर ये सारी वैल्यू डॉलर्स में है तो इसका मतलब सेल कंसीडरेशन पहले रुपीस में आएगी, बोलो। सेल कंसीडरेशन आएगी अमाउंट इन रुपीस डिवाइडेड बाय, अमाउंट इन रुपीस डिवाइडेड बाय एवरेज रेट ऑफ TTBR TTSR। सर ये बता दोगे क्या होता है? हाँ ये बताने वाला हूं बस। सेम अमाउंट इन रुपीस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ TTBR TTSR। पहला पॉइंट, ये टॉपिक कब आएगा? जब कौन बेच रहे हैं या परचेज कर रहे हैं? नॉन रेजिडेंट। इन ये तीन चीजें इकट्ठी हैं तभी ये सेक्शन आएगा। सबसे पहले सर TTBR TTSR क्या होता है बता दो, मैं क्या बताता हूं। सबसे पहले आ गया सेल कंसीडरेशन, देखो क्या लिखा, इन फॉरेन करेंसी, अमाउंट इन रुपीज डिवाइडेड बाय TTBR TTCOA, अमाउंट इन रुपीज डिवाइडेड बाय ऑन द डेट ऑफ परचेज, ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ परचेज। ये ऑन द डेट ऑफ सेल है, ऑन द डेट ऑफ सेल, ये ऑन डेट ऑफ परचेज। नेक्स्ट ये माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
अब ये आया डॉलर्स में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है कैपिटल गेन इन रुपीज इज इक्वल टू कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी इनटू टीटीबीआर। सर ये टीटीबीआर टीटीएसआर है क्या बेटे, इसकी फुल फॉर्म है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। जिस रेट पर एसबीआई परचेज करता है और सिक्योरिटीज सेल होती हैं उसको बाइंग रेट बोलते हैं। जिस रेट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई नहीं एसबीआई, जिस रेट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेल करता है और सिक्योरिटीज बाय होती है मार्केट में उसको बोलते हैं टीटीएसआर। उल्टा है यहां पे, मतलब एसबीआई के एंगल से देखना है। किसके एंगल से देखना है, एसबीआई के। यहां पे लिखा भी हुआ है जिस रेट पर सिक्योरिटी सेल होती है वो टीटीबीआर है और जिस रेट पर सिक्योरिटी बाय होती है वो क्या है, टीटीएसआर है। एसबीआई के एंगल से देखेंगे नॉन रेजिडेंट आल्सो इंक्लूड फॉरेन कंपनी, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन टू द यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड या यूटीआई। डिबेंचर शेयर शेल बी लिस्टेड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिबेंचर ऑल्सो इंक्लूड बॉन्ड्स बट गवर्नमेंट बॉन्ड आरबीआई कवर नहीं है यहां पर। उसके बाद इफ शेयर डिबेंचर आर रिक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडियन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी नहीं है इंडियन करेंसी है तो ये प्रोविजन नहीं लगेगी। आई रिपीट, इंडियन करेंसी है, फर्स्ट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। इंडेक्स लग जाएगा, ये कट करके इसकी जगह लिख दो, इंडेक्स लग जाएगा की जगह लिख दो 31 से 18 कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। 31 से 18 कॉन्सेप्ट लग जाएगा और या विदाउट इंडेक्स डायरेक्ट लेस हो जाएगा, या विदाउट इंडेक्स डायरेक्ट लेस हो जाएगा। या डायरेक्ट लेस हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट लेस, कोई इंडेक्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट लेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दो ही बातें होंगी, या तो 31 से 18 लग जाएगा, अगर उसके बाद परचेज हुई है 31 से 18 के तो फिर डायरेक्ट लेस हो जाएगा, इंडेक्स तो फिर भी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, टीटीबीआर एसआर इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी द रेट ऑफ एक्सचेंज एडॉप्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर परचेजिंग और सेलिंग सच करेंसी या सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आना है, सच करेंसी नहीं आना, सिक्योरिटीज। और 13वां पॉइंट क्या लिखा है, अगर इक्विटी शेयर सोल्ड है थ्रू LTCG shall be exempted up to rupees 1,25,112 लिख लो, अप टू रुपीज 1,25,000 @112 उसके बाद बेटे नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, मिस्टर आर एक नॉन रेजिडेंट है, उन्होंने डॉलर्स कितने इंडिया में भेजे हैं, $40,000 इंडिया में भेजे, और कब भेजे हैं उसने, 12/5/2007 को। अच्छा, 3/11/2008 को उन्होंने सिक्योरिटीज परचेज करी 10,000 शेयर @12 ईच, तो 1,20,000 के शेयर हो गए। दीज शेयर्स आर सोल्ड थ्रू 48 रुपए का एक, 3/6/25 को। अच्छा, नीचे टीटीबीआर टीटीएसआर का रेट दिया हुआ है, एक तो 12/5 को जिस दिन उसने पैसे भेजे थे, एक 3/11 को जिस दिन उसने परचेज किया, एक 3/6/25 को जिस दिन उसने सेल की। अब बताओ, पहले तो ये बताओ यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज कितना आएगा परचेज में, परचेज को पहले रखते हैं, परचेज में कितना आएगा, 10,000 इंटू 12 ये आएगा। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर क्या आएगा, 39 प्लस डिवाइडेड बाय, तो डॉलर्स में वैल्यू क्या आ गई, 1
3,000 या 30,000? $3,000 आ गई। ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आती होगी। अच्छा बेचा कितने में उसने? 4,80,000। 48 इंटू 10,000, तो ये आ गया 4,80,000। ध्यान से सुनना, एवरेज रेट क्या आएगा? प्लस 91 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे वैल्यू आ गई 5333। आपके पास जो डॉलर्स में वैल्यू आई वो कितनी आई? 2333। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है TTBR से, क्योंकि जिस रेट पर सिक्योरिटी सेल होती है उसको BR बोलते हैं, जिस पे बाय होती है उसको SR बोलते हैं। उल्टा है, SBI के एंगल से देखना है। अच्छा यहां पे क्या आएगा? 91, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2,12,000। अमाउंट सेम है, चेंज है? 20,7637। ये आ गया बेटे रुपीस में। किसमें आ गया? अब क्या करोगे? 112A लगा दोगे, क्योंकि मैंने ये माना है कि लिस्टेड है। 207,637 लेस 1,25,000 कितना आ गया? एट द रेट 12.5%, 637 12.5%, ये टैक्सेबल हो जाएगा। बस इनफ। ये है TTBR TTSR। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर क्वेश्चन आएगा MCQ में आएगा, 90% इसका MCQ में आएगा, क्योंकि मेन में नहीं आएगा कभी भी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या लेना है? सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस तीन चीजें इकट्ठी होनी चाहिए। कौन कौन सी? लिस्टेड अनलिस्टेड कोई चक्कर नहीं है, नॉन रेजिडेंट प्लस, तो कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सर इसमें इंडेक्स क्यों नहीं लगा? मैं कहा देखो इंडेक्स की नीड ही नहीं है, टाइम वैल्यू मनी काम कर तो रही है। कैसे काम कर रही है बताओ? क्योंकि देखो डॉलर का रेट चेंज नहीं हो गया, टाइम वैल्यू मनी काम कर रही है अपने आप ही। यहाँ पे टाइम वैल्यू मनी काम कर रही है, तो यहाँ पे इंडेक्स की नीड नहीं है। बस ये याद रखना है कि रुपीस को डिवाइड करना है TTBR TTSR के एवरेज रेट से, ठीक है, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। पॉज करो। पेज नंबर 32 एक बार फिर से। कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर डिवेंचर बाय, पहला पॉइंट, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ इंडियन कंपनी। कैपिटल गेन क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। उसके बाद शेयर डिवेंचर मस्ट बी बॉट इन, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडेक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन कन्वर्ट होकर निकलेगा। सबसे पहले आएगी क्या? सेल कंसिडरेशन, अमाउंट इन डिवाइडेड बाय ऑन द डेट ऑफ, डॉलर्स में आ गई वैल्यू। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? अमाउंट इन डिवाइडेड बाय ऑन द डेट ऑफ परचेज। फिर क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनटू, देखो नीचे लिखा हुआ है कैपिटल गेन इन रुपीस, कन्वर्ट करने के लिए TTBR। उसके बाद जिस रेट पर सिक्योरिटी सेल होती है TTBR, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। जिस रेट पर सिक्योरिटी सेल बाय होती है उसको TTSR बोलते हैं। नॉन रेजिडेंट आल्सो इंक्लूड फॉरेन करेंसी। कंपनी UTI म्यूचुअल फंड पे ये नहीं लगता है। शेयर डिबेंचर जो है वो लिस्टेड भी हो सकते हैं, नॉन लिस्टेड भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स पे लगता है, बट RBI के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स कवर्ड नहीं है। अगर शेयर डिबेंचर एक्वायर्ड है नॉन रेजिडेंट इंडियन करेंसी में तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगी। 11वें पॉइंट में क्या लिखा है? तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद TTBR TTSR इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी,
अडॉप्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस रेट पर वो परचेज या सेल करता है। उसके बाद 112 ये लग जाएगा, ये वाले पॉइंट्स हो गए, फिर उसकी एग्जांपल आ गई। उसके बाद पेज नंबर, हाँ इसी पे लिखा हुआ है 33 नीचे बिल्कुल, सेक्शन 50 CA, फुल वैल्यू कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर। अनलिस्टेड शेयर में बेटे पंगा था कि वो ना सेल कंसिडरेशन को दबाने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? दबाने की कोशिश करते थे। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में दबाते थे तो सेक्शन कौन सा लगता था? 50C। वहां पे अगर वैल्यू को कम करते थे तो 50C लगता था, SDV मान ली जाती थी। यहां पे वो कहते इन ऑर्डर टू इंश्योर द फुल वैल्यू कंसिडरेशन इज नॉट अंडरस्टेटेड इन केस ऑफ न्यू सेक्शन 50 CA इंसर्टेड हुआ 2018-19 में। अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड है फेयर मार्केट वैल्यू से, मतलब एक्चुअल सेल फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है अनलिस्टेड शेयर की, बट कंसिडरेशन जो है वो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कम करी हुई है, तो किसको मान लिया जाएगा सेल कंसिडरेशन? फेयर मार्केट वैल्यू। वही लिखा हुआ है बस। Here deemed sale consideration shall be fair market value on the date of, ये एप्लीकेबल नहीं होगा कोटेड शेयर में। कोटेड शेयर तो लिस्टेड शेयर ही होते हैं, तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद पेज नंबर 34 पे देखिएगा, एग्जम्पशंस। ऊपर क्या लिखा है? अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो क्या होगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा 1037 में। कराया होगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, सेकंड। डन। अगले पॉइंट सबने कर रखे हैं, राइट। अब पीछे पॉज करना। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, राइट टू मैन्युफैक्चर, कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। ध्यान से सुनना बेटे। सबसे पहले तो मैं गुडविल की बात करूंगा, एक एक पॉइंट की बात करता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट का टॉपिक है, अच्छे से समझ। सर इंपॉर्टेंट है नहीं, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट हाँ कर लेते हैं, रिस्क क्यों लेना। क्योंकि ना आपको याद होगा ये जो 25 सितंबर अटेम्प्ट आया है, इनकम टैक्स रिटर्न में से इन्होंने अनइम्पॉर्टेंट उठा के डाल दिए कि आधार कार्ड किन केसेस में पता नहीं एप्लीकेबल होगा, पैन कार्ड करके वो क्वेश्चन पूछ लिए। मतलब अनइम्पॉर्टेंट है, वो पेपर में नहीं आते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं। गुडविल क्या होती है? गुडविल एक ब्रांड नेम है, रेपुटेशन है। हेलो, ठीक है बेटे। लोग गुडविल को भी बेचते हैं सर। मतलब देखो, बसंत है, बसंत ने अपना नाम बनाया, मान लीजिए उसने दोबारा आगे फर्दर अपना नाम बेचा, तो नाम बेचने के भी पैसे होते हैं, ठीक है। गुडविल, कोई खुशीराम एंड सन्स एक स्वीट शॉप है, उसने पर्सन ने बाहर जाना था, उसने अपना पूरा नाम एज पर ब्रांड उसने सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड गुडविल। अगर तो गुडविल रेपुटेशन है और सेल्फ जनरेटेड है, अगर उसने खुद बनाई थी, ठीक है जी, मान लीजिए गुरकिरत ने गुरकिरत स्वीट्स, इसने एक स्वीट शॉप खोला छोटा सा, ठीक है। उसको इसने, जैसे हल्दीराम बहुत ज्यादा छोटा सा स्वीट शॉप था यार, बहुत ज्यादा छोटा, ब्रांड बन चुका है इंडिया का, ठीक है, चेन है इनकी हल्दीराम। तो इन्होंने क्या किया, छोटा सा स्वीट शॉप बनाया और उसको एक्सपैंड किया। अब ये सारा का सारा जो स्वीट शॉप था ये खुद बनाया हुआ था, सेल्फ जनरेटेड था। इसने क्या किया, अब ये सर कब स्टार्ट किया इसने? 90s 80s में स्टार्ट किया। पुराने ही होते हैं जो बड़े ब्रांड है ना, वो पुराने ब्रांड ही हैं सारे के सारे, ठीक है। बीकानेर लगा लो, जो भी है बड़े पुराने ब्रांड है। तो हाँ,
हाँ सही बात है। अब हम मजाक उड़ाते हैं, नथु राम, नथु मल, गुड्डू मल, कुछ ऐसे करके नाम है, ठीक है। अजीब से ना, गेंडा राम करके, ठीक है, सीताराम गेंडा राम, गेंडा राम या हाँ ऐसे ही है, सीताराम गेंडा राम यही है। ये वो गंदा राम भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब 1980s में इसने स्वीट शॉप बनाया, ठीक है। अब उसके ऊपर इसने मेहनत करी, ब्रांड बन गया। ब्रांड के बाद इसने क्या किया, उसकी गुडविल एक साथ 25 को सेल कर दी, गुडविल ओनली। उसका ब्रांड नेम सेल किया इसने किसी को, उसको अथॉरिटी दे दी, जो मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया था, मैं अपना ट्रेडमार्क तेरे को वो दे रहा हूँ यार। वो एक ढाबा कौन सा है दिल्ली है, नेशनल हाईवे पे, अमर सुखदेव, अमरीक सुखदेव यार, टर्नओवर उसकी, अमरीक सुखदेव की एक छोटा सा ढाबा, मतलब क्लास में उन्होंने दिखाया हुआ है कि हम कहां से उठे हैं, ठीक है ना। तो उसने अपनी गुडविल बेच दी, उसने बेची कितने में, 50 करोड़ में। बहुत कम वैल्यू बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जो इतने पुराने वाले स्वीट्स हैं, ये 50 करोड़ की बात ही नहीं करते, 100 करोड़ पे जाते हैं, ठीक है। सेल कंसिडरेशन क्या होगी, 50 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कारण सेल्फ जनरेटेड है, सारा का सारा कैपिटल गेन है। डिपार्टमेंट ने छोड़ा नहीं देखो गुडविल को, प्लानिंग करके कैपिटल एसेट बना के रखी है, ठीक है। तो गुडविल को इन्होंने टैक्सेबल कर दिया, ध्यान से सुनना। अब उसके बाद अगर मान लो गुरकिरत से जो खरीदा था स्वीट शॉप, वो खरीदा था तरुण ने, बर्थडे है इसका, वो यार पहले नहीं बताया, चलो अभी इसको सम्मानित करते हैं थोड़ी देर में स्टेज पे बुला के। तो लेके नहीं आया कुछ चॉकलेट वगैरह, कुछ टॉफियां यार, बचपन से यार रूल था यार। मैं थोड़ी देर में कैमरा में बच्चा को दिखाता हूँ, छोटा सा नन्ना मुन्ना कैप डाल के आएगा अभी। अच्छा सुनना बेटे, तरुण गर्ग को इसने गुडविल ट्रांसफर कर दी, आवाज नहीं हुई, ट्रांसफर कर दी गुडविल तरुण को। अब तरुण ने फर्दर बेची, हाँ तरुण सोल्ड, ध्यान से सुनना, तरुण सोल्ड गुडविल टू राहुल। अच्छा अब सेल कंसीडर सर कितने में इसने बेची, इसने 80 करोड़ में, ध्यान से सुनना। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, समझ आ गई बात। अगर तो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी, निल। सर नोट करना नहीं, समझना है, पेपर में ऐसा ही पूछती नहीं है वैसे ऐसे क्वेश्चन, बट फिर भी चलो वैसे भी कॉमन सेंस भी है यार, ठीक है ना। तो अगर देखो गुडविल क्या है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज लिखा हुआ है, देखो सेल्फ जनरेटेड परचेज, कोई प्लीज प्लीज प्लीज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, परचेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू पेड टू एक्वायर गुडविल। अच्छा बेटे इंडेक्स नहीं लगेगा, पहले तो होता था 1724 से पहले इंडेक्स लग जाता था, इंडेक्स नहीं लगेगा। अच्छा पीरियड क्या लेना है, 24 मंथ, पहले कितना होता था 36 मंथ, इसको हटा के कितना कर दिया है 24 मंथ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 कॉन्सेप्ट नहीं लगता गुडविल में, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 कॉन्सेप्ट नहीं लगता। इकलौता पॉइंट है पूरे कैपिटल गेन में जहां पे 1/4/2001 कॉन्सेप्ट नहीं लगता, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कॉन्सेप्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल, विच एवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इकलौता पॉइंट है कैपिटल गेन में गुडविल का जहां पे एफएमवी का कॉन्सेप्ट नहीं लगना भी नहीं चाहिए। हाँ कुछ पता ही लग सकता, फालतू की गल है, नहीं गुडविल की वैल्यू पता भी नहीं चल सकती, और रजिस्टर्ड थोड़ी होगी उस डेट को, कैसे कैसे पता लग जाएंगी, तभी इन्होंने हटा दिया। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल, उसके बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल कॉस्ट ऑलवेज बी निल, हाँ ये तो फिर वही पुराना पॉइंट है, दैट्स इट। इंप्रूवमेंट वगैरह भी निल होगी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती गुडविल में, ठीक है, गुडविल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। उसके बाद
एक एग्जांपल है बेटे 26 पेज पे। पी ने कमेंस किया बिजनेस 98 में, उसने सेल किया पी ने 18,025 को 17 लाख का। 1/4/2001 की वैल्यू 1 लाख है। कंप्यूट कैपिटल गेन इफ इंडेक्सेस आर। सेल कंसिडरेशन 17 लाख आ जाएगी। सीओए क्या आएगी? नील। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 17 लाख, सीओए नील रहेगी। कोई कंफ्यूजन? नीचे एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी योर आंसर अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 4 लाख 98 में। बेटे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 4 लाख, उसके ऊपर लिखो 98 में, इन ऑन 15/4/98, 4 लाख के ऊपर लिख लो 15/4/98। और एफएमवी 1/4/2001 की है 5 लाख। सेल कंसिडरेशन 17 लाख आ गई। सर इंडेक्स वर्ड कट कर दें मैं क्या? हाँ, क्योंकि अपना साल है ना तो इंडेक्स वर्ड कट हो जाएगा। तो बोलो बच्चों क्या आएगी सीओए? 4 लाख। अगला क्वेश्चन करना प्लीज। क्या आंसर आएगा? 5 लाख। क्या आंसर आएगा? 5 लाख ही आएगा। यार एक बता देता हूँ, सुनना ओए, सुनना प्लीज। यहाँ पे पता क्या था, इसने एक एसोसिएट्स बनाया, एसोसिएट बना के इसने क्या किया, उस एसोसिएट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आप खुद तो पीछे हट गया, जो उसका ब्रांडिंग था तो उसने अपनी पार्टीज वगैरह सारी उसको शिफ्ट कर दी, उसके लिए गुडविल के 5 लाख रुपए ले लिए। पहले ये एग्जम्प्ट होता था, अब ये टैक्सेबल हो गया। पहले ये कहते थे एग्जम्प्ट है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, इनकी जो गुडविल होती है वो चार्जेबल नहीं होनी चाहिए, बट अब इन्होंने टैक्सेबल कर दिया, ये अमेंडमेंट है, अब ये टैक्सेबल है। आई रिपीट, अगर कोई प्रोफेशनल गुडविल ट्रांसफर करता है, लिखना है लिख लो पेन से, अगर कोई प्रोफेशनल गुडविल ट्रांसफर करता है, पहले ये एग्जम्प्ट था बट अब ये टैक्सेबल हो चुका है। अब ये टैक्सेबल हो चुका है। डन। एक और नोट लिखो, इन केस ऑफ लाइसेंस स्लैश रूट परमिट स्लैश अदर लाइसेंस ट्रांसफर किया देन इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फीस पेड टू गवर्नमेंट टू एक्वायर सच लाइसेंस होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फीस पेड टू गवर्नमेंट टू एक्वायर सच लाइसेंस होगी। एक्वायर सच लाइसेंस होगी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अगर ट्रांसफरी ने फर्दर लाइसेंस सेल किया, अगर ट्रांसफरी ने फर्दर लाइसेंस सेल किया देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर ट्रांसफरी ने फर्दर
लाइसेंस ट्रांसफर या सेल किया, then cost of acquisition amount paid by transferee to acquire such license, amount paid by transferee to acquire such license slash permit ध्यान से समझना बेटे, इधर सुनना। आपको पता होगा कि रूट परमिट होता है। रूट परमिट क्या होता है? जैसे कोई बस है, ठीक है, मान लीजिए करतार बस सर्विस है, उन्होंने रूट परमिट ले रखा है। वोल्वो बस है, इन्होंने रूट परमिट ले रखे हैं, और रूट परमिट का लाइसेंस बड़ा मुश्किल से मिलता है, ठीक है। मान लीजिए रूट परमिट का लाइसेंस लिया मिस्टर ए ने, रूट परमिट का लाइसेंस लिया, रूट परमिट लिया या लाइसेंस लिया, कोई भी लाइसेंस लिया, कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस लिया, ठीक है। इसने उस लाइसेंस को बी को ट्रांसफर कर दिया, बी को अथॉरिटी दे दी कि भैया तू उसको यूज कर, परमानेंटली उसको ट्रांसफर कर दिया। सेल कंसिडरेशन क्या होगी? जितने पैसे बी ने ए को दिए लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जितने ए ने गवर्नमेंट को दिए होंगे, यही होगा। ये इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। बी ने फर्दर सी को ट्रांसफर कर दिया, अब सेल कंसिडरेशन क्या होगी? सी ने जितने पैसे दिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? हाँ जी, बी ने जितने ए को पैसे दिए थे, बी ने जितने ए को पैसे दिए थे, वो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ये तो वैसे समझाने की नीड नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस ही है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, इसमें कुछ खास है नहीं। एक तीसरी चीज होती है टेनेंसी राइट्स, पगड़ी जिसको बोलते हैं। टेनेंसी राइट बोलते हैं पगड़ी। लोग क्या करते हैं, किराए पे घर ले लिया, खाली करने के पैसे मांग लेते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था मनप्रीत, उसने मेरे को बताया, कहता सर हमने ना एक किराए पे घर दे दिया, वो उनको हो गए थे 7 साल, ठीक है। अब मैंने बाहर जाना था, अब्रॉड जाना था, अभी अब्रॉड में ही है वो। तो कहता सर मैंने सेल करना है, हमने वो घर सेल करने के लिए उनको बोला, वो कहते हम खाली नहीं करेंगे, जो मर्जी कर ले। हाँ नहीं तो नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओए सुन ले, उन्होंने वो घर बेचा 25 लाख का, 5 लाख रुपए खाली करवाने के लिए। 5 लाख जिन्ना कराया सी सारा उन्होंने वापस ले लिया एक तरीके ना, ठीक है ना। हाँ लीगल है, लेते हैं लोग, दुकानों वाले यार लेते हैं, दुकानें खाली करते ही नहीं है जब तक पैसे नहीं देते आप, पगड़ी। तो इट इज कॉल्ड टेनेंसी राइट्स। कौन से हेड में टैक्सेबल है? कैपिटल गेन। तो सेल कंसिडरेशन क्या आएगी? हेलो, जितनी अमाउंट मिली, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? निल। समझ आई? टेनेंसी राइट भी लिखो, टेनेंसी राइट्स also taxable under the head capital gain. Tenancy rights also taxable under the head capital gain. Tenancy rights also taxable under the head capital gain. ठीक है जी, दैट्स इट। आ जाओ पेज नंबर 41, लास्ट टॉपिक आज का, पेज नंबर 41। जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिले, रेज योर हैंड्स प्लीज। एक हेमंत, आपको भी नहीं मिले? हेमंत, जीएसटी मेरे को पता नहीं था, कि ध्यान में नहीं था मेरे, ठीक है।
जो मिलते हैं ये वैसे टीवी को वो किस हेड में जाएंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ, ये iOS पे वो कर सकते हैं चार्जेबल। इसके लिए नहीं, टेनेंसी राइट, टीनेट को भी तो वैसे सेल कंसिडरेशन वही तो आ रही है ना, उसी को तो पैसे मिल रहे हैं, उसी के हैंड्स में कैपिटल गेन है ना। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ टीनेट ਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਾਈਡ ਹੈ एक मिनट में पैसे दे रहे हैं, कैपिटल गेन मैनू लगेगा कि तेनू लगेगा? फिर क्वेरी की है ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ? मेरी सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगी? मैं तेनू पैसे दे रहे हैं गुड़िया। पॉज कर दिया। ये क्वेरी बच्चे की ये थी कि अगर कोई टेनेंसी राइट कोई ट्रांसफर कर रहा है, उस केस में उसका ट्रीटमेंट, जिसको जो राइट दे रहा है उसके हैंड्स में क्या होगा? ध्यान से सुनना, जिसको राइट मिल रहे हैं, जिसको पैसे मिल रहे हैं, कैपिटल गेन लगेगा। जो राइट दे रहा है वो नो ट्रीटमेंट है, वो अपनी कॉस्ट वगैरह या सेल में से कुछ भी एड ऑन या लेस नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 41 बेटे एक और बड़ी तकड़ी अमेंडमेंट आई है, बड़ी जबरदस्त अमेंडमेंट की है इन्होंने। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। इसको iOS में वैसे मैं कवर करूंगा, iOS के लेक्चर में कवर होगा ये, बट फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा यहां पे बता ही देता हूं। इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स अफेक्टेड बिफोर 1/10/2024, और ना ध्यान ना गल सुनना, बायबैक ऑफ शेयर होता क्या है ये बताना। मिस्टर ए के पास शेयर्स हैं, मिस्टर ए के पास यही है। अब शेयर जो है कंपनी ने क्या किया, मिस्टर ए से वापस ले लिए, शेयर वापस ले लिए। मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि कैपिटल गेन किसके हैंड्स में टैक्सेबल होना चाहिए, ए या कंपनी? ए या कंपनी? बिल्कुल सही बात। हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा था। 2015 में एक अमेंडमेंट आई, सुनना, 2015 में अमेंडमेंट क्या आई, उन्होंने क्या किया, कहते अगर कोई कंपनी बायबैक करेगी अपने शेयर्स, बायबैक करेगी अपने शेयर्स, इसका मतलब कंपनी के पास तो मोटा पैसा है, खुले डुल्ले पैसे हैं भाई, तो कैपिटल गेन भी कंपनी के हैंड्स में राइज हो जाएगा। हाँ, बायबैक भी खुद करने है। अच्छा, हो ही था गल, ध्यान ना सुनियो। इन द केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर अफेक्टेड बिफोर, कौन सी डेट से पहले? 1/10/24 से पहले, 1/10/24 को अमेंडमेंट आई है बेसिकली, बाय डोमेस्टिक कंपनी। इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड बिफोर 1/10/24 बाय डोमेस्टिक कंपनी, क्या क्या देना पड़ेगा उसको? एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सरचार्ज भी देना पड़ेगा, प्लस सेस भी देना पड़ेगा इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। कंसिक्वेंटली इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बायबैक इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A। भैया इसको, इससे बायबैक किए शेयर्स कंपनी ने, सारा कुछ किसके पल्ले डाल दिया? कंपनी के पल्ले डाल दिया। इसको बोला भैया तू आराम कर, रेस्ट कर, 1034 में एग्जम्पशन ले ले, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इवन लॉजिकल गेन किसको हो रहा था? एक हो रहा था। लॉजिकल गेन किसको हो रहा था? ये चलता आ रहा था, ट्रेंड यही चलता आ रहा था। अब अमेंडमेंट क्या हुई, इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, अब अमेंडमेंट हुई है, ये रिसेंट हुई है, ऑन और आफ्टर, इन द केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, ऑन और आफ्टर, अमेंडमेंट सुन के हैरान रह जाओगे तुम लोग, बाय अ डोमेस्टिक कंपनी, द सम पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर वुड बी ट्रीटेड एज, क्या कर रहे हैं ये? कहते कंपनी, एक मिनट सुनना, अब अमेंडमेंट में क्या बोला है इन्होंने, 1/10/24 को जो अमेंडमेंट हुई है उसमें क्या बोला है निर्मला सीतारमण जी ने, कहते भैया कोई कंपनी जाएगी अपने शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर को बोलेगी कि भैया मेरे को अपने शेयर मेरे को वापस लेने हैं, ये तो पैसे ले ले। जब वो पैसे देगी, वो पैसे जो हैं
वो डिविडेंड माना जाएगा, आईयूएस में टैक्सेबल कर दिया। मतलब पहले तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, उसके हैंड्स में टैक्सेबल होना चाहिए, उसको रिलीफ दे दी, पहले भी गलत था, अब भी गलत है। अब भी इन्होंने क्या किया है, अब उसको प्योरली डिविडेंड मान लिया 100%। कहते जी बायबैक ऑफ शेयर के पैसे, यार डिविडेंड की डेफिनेशन ही चेंज कर रखी है तुम लोगों ने। और इन्होंने लॉजिक दसा की दिता है, लॉजिक दसा इन्होंने डिविडेंड क्यों मन्निया, हुण ध्यान नाल गल सुनना, ये भी सुन लो, इन्होंने रीजन की दिता है। क्योंकि तुहानू याद होगा, तुसी कंपनी लॉ च पढ़िया, बायबैक जो करता है ना पर्सन, जो उन्होंने अकमुलेटेड सरप्लस प्रॉफिट होंगे है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ करता है। ते डिविडेंड की ਹੁੰਦਾ है, प्रॉफिट ही तो ਹੁੰਦਾ है। इन्होंने तां करके उन्होंने डिविडेंड बनाता। हाँ मतलब आउट ऑफ द वे चले गए हैं, है तो यार शेयर दी ट्रांजैक्शन ही, कैपिटल गेन ही रखते, हेड कैपिटल गेन ही रखते, वो सही सीगा। इन्होंने आउट, ये पता है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा डीप चले गए। इन्होंने क्या किया, कहते डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना, यही होता है डिविडेंड। कहने बायबैक क्या है, बायबैक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े थे, उसका तुम लोगों ने शेप चेंज, नेम चेंज करके बायबैक करके उसको ट्रांसफर कर रहे हो शेयर होल्डर को, ठीक है। तो शेयर होल्डर तो भैया बच रहा है, कंपनी रगड़ी जा रही है, तो इसको उठा लेते हैं, इसको डिविडेंड बना के आईयूएस में चार्जेबल कर दो। अमेंडमेंट है बेटे, पेपर में आ सकती है, हाईलाइट कर लो, स्टार लगा लो, बॉक्स में बंद कर लो, दूसरे वाला डब्बा, दूसरे वाला जो पैराग्राफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बायबैक के जो भी कंपनी पैसे देगी, किसको देगी, ओए इसका ना सेकंड पार्ट जो है आप लोग उसमें करोगे आईयूएस में, ठीक है। उसमें मैंने पूरा डिटेल में एग्जांपल करवाया हुआ है, ठीक है। बाई चांस अगर वो लेक्चर मिस हुआ तो मेरे को बता देना, मैं देख लूंगा। कंपनी ने भैया किसको पे किया है, कंपनी ने किसको पे किया है, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को जितने पैसे बायबैक के लिए दिए हैं वो कहते वो कैपिटल एसेट नहीं है, जानबूझ के सरप्लस वाला पैसा जो था वो आपने ट्रांसफर किया है, उसको हम डिविडेंड मानेंगे और हेड लगाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सही है या गलत है? भव्या कह रहे हैं ना सही है, पहला नालों सही, हाँ पहला नालों सही है, पहला नालों सही है, पहला नालों सही है, ये कह सकते हैं पहला नालों सही है। पहला तो बिल्कुल ही कंपनी ने चकता सी, कैपिटल गेन ही कर दिंदे, पर इन्होंने आईयूएस बना के मतलब उन्होंने ना मीनिंग घुमा के और डीप मीनिंग चक के फिर आंसर मतलब बना के उन्होंने रगड़ता हूं। हाँ हाँ जी, पहले होता था, दूसरे केस में नहीं, दूसरे केस में जो डिविडेंड है आईयूएस में आ गया वो। अब आई रिपीट, जो 1024 से पहले कंपनी के हैंड्स में होता था, अब किसके हैंड्स में है, असेसी के हैंड्स में टैक्सेबल है। किस हेड के अंदर, आईयूएस, अंडर द हेड आईयूएस, और माना क्या गया, डिविडेंड है। थोड़ी सी अजीब सी बात, बट क्या कर सकते हैं, माननी पड़ेगी, लिखनी भी पड़ेगी, पेपर में आ जाता है। अगर बायबैक हुआ है, कंपनी ने बायबैक किया है, जिसको कंपनी पैसे दे रही है वो सारा का सारा पैसा रिसीवर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसको क्या माना जाएगा, डिविडेंड। क्या माना जाएगा, कंपनी की इनकम ही बयान लगती। हाँ फिर चार्ज लगेगा जेड़ा कैसे, नहीं फिर नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा चलो बेटे, सरचार्ज वगैरह वाले पॉइंट्स आप फाइनल में करना, ये चीजें नहीं है। बट फिलहाल मेरा टॉपिक लास्ट पॉइंट, रिवर्स मॉर्टगेज। पॉज करना है एक सेकंड। रिवर्स मॉर्टगेज बेटे ये बहुत ही पुराना टॉपिक है, मतलब 2015-16 10 साल पहले का, तो आने के चांस कम है। बट वही मैं एमसीक्यूज को लेके हमेशा से थोड़ा सा रहता हूँ कि एमसीक्यूज के अंदर ऐसे ही ना पूछ ले आपसे, तो इसको ध्यान से समझ लेना, आसान बहुत है। मैं रिवर्स मॉर्टगेज करवाने से पहले मैं आपको मॉर्टगेज समझाता हूं। मिस्टर एक्स है, उसने लोन लिया उसने 1 CR, सर 10 लाख लिया, चलो कम कर देते हैं थोड़ा, 2 4 6 10 लाख रुपए उसने लोन लिया एट द रेट 12%।
हाउस प्रॉपर्टी उसने गिरवी रख दी, मोर्टगेज कर दी। मोर्टगेज टू बैंक, बैंक के पास हाउस प्रॉपर्टी पड़ी है मोर्टगेज में। मिस्टर एक्स क्या पे करेगा? अब मिस्टर एक्स पे करेगा क्या? इंटरेस्ट टू बैंक। हेलो, अगर वो पे नहीं करता है तो क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को बैंक बेच देगा। यही होएगा, पता है ये चीजें। इसको बोलते हैं मोर्टगेज। क्या बोलते हैं? मोर्टगेज। रिवर्स मोर्टगेज क्या है? अब सुनना। डिस्टर्बेंस यार ज्यादा है। मैं मानता हूं कि लेक्चर थोड़ा सा, मैंने पहले बोल दिया कि कंसंट्रेशन रखना का थोड़ा सा ठीक है, बट ऐसा नहीं। प्लीज 10-15 मिनट का है, आराम से सुन लो। मिस्टर एक्स एज है 60+। एक बुजुर्ग है, उसके पास नो अदर इनकम, नो इनकम सोर्स नहीं है, विदाउट इनकम सोर्स है। या उसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम निकाली थी कि ऐसे लोग क्या करें। हाँ, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसके पास घर है। ऐसे लोग क्या करें, बैंक के पास जाएं। ठीक है जी, उसके पास उसने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रख दिया। बैंक को हाउस प्रॉपर्टी दे दी। बैंक क्या करेगा ना, उसको पेंशन दे देगा, मंथली फिक्स इनकम दे देगा। कोई भी इनकम जो भी सेटल होगी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली पर मंथ। जैसे एज्यूम कर रहा हूं ₹15,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। देखो, बुजुर्ग अंकल था, उसको ऐसा था कि यार मेरे बच्चे तो मेरे को संभाल नहीं रहे फिलहाल, ठीक है, अकेला मैं रह रहा हूँ, इनकम मेरे पास है नहीं, प्रॉपर्टी को मैं रख के करूंगा क्या? उनको ही जानिए। उसने क्या किया, बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि भैया तू रख ले प्रॉपर्टी, मेरे को पर मंथ इनकम देनी शुरू कर दे। ठीक है, अब एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, किस्त कौन दे रहा था? पहले एक्स दे रहा था। किसको दे रहा था? अब बैंक किसको दे रहा है? एक्स को दे रहा है। इट इज कॉल्ड रिवर्स मोर्टगेज। इट इज कॉल्ड। अब केसेस बनेंगे आगे। केसेस क्या बनेंगे? अब मान लो मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, जितना भी ईयर की सेटिंग हुई उतने साल उसकी पेंशन चली गई, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब बैंक क्या करेगा? बैंक घर टेक ओवर कर लेगा, उसको सेल करके पैसे रिकवर कर लेगा। कोई कंफ्यूजन? केस 2, मिस्टर एक्स क्या करेगा, कुछ सालों के बाद, कुछ ईयर्स के बाद उसने वो प्रॉपर्टी सेल करनी थी। कुछ ईयर्स के बाद मिस्टर एक्स ने वो हाउस प्रॉपर्टी, वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा भैया ये प्रॉपर्टी मेरे को वापस कर दो। बैंक क्या करेगा अब? हाँ, बैंक बोलेगा भैया जो मैंने पैसे तुम्हें दिए थे वो मेरे को वापस कर दो, मैं तुम्हें वो प्रॉपर्टी दे देता हूं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहां तक? साथ में पहले रीड करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स मोर्टगेज is introduced recently in under reverse mortgage scheme to senior citizen who hold house property but lack of can put his property under mortgage with bank. कोई confusion? अगला point, this scheme, the scheme in value the senior citizen borrow mortgage on house property from who bank make periodic payment to the borrower during the remaining life. Borrower not need to pay installment. चौथा पॉइंट, ऑन बोरर डेथ या बोरर
लिविंग द हाउस प्रॉपर्टी परमानेंटली, लोन इज रीपेड टू द बैंक अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। ऑन द डेथ ऑफ लीगल, ऑन हिज डेथ, तो लीगल हेयर पे कर देंगे। अब मान लो डेथ हो गई, डेथ के बाद उसका बेटा आ गया, पिताजी की प्रॉपर्टी थी जी आपके पास, बैंक कहता फिर पहले कहां था तू, कहता नहीं उन्होंने मेरे को बोला था, मेरे पास अथॉरिटी है कि आप मेरे को ये प्रॉपर्टी वापस कर दो। तो बैंक कहता आप जितने पैसे उन्होंने दिए थे आप मेरे को वापस कर दो, मैं दे देता हूँ। उसने पेमेंट कर दी, उसको प्रॉपर्टी मिल गई, ऐसे हो गया, ये भी हो जाता है। अब एग्जांपल सुनना, आर ने क्या किया, मिस्टर आर ने परचेज करी हाउस प्रॉपर्टी। कब परचेज करी, कितने में, फेयर मार्केट वैल्यू। आर ने मोर्टगेज करी हाउस प्रॉपर्टी, मोर्टगेज हाउस प्रॉपर्टी स्कीम में, एंड 40 लाख रिसीव कर लिए उसने ऐसे लोन प्लस एक्यूमुलेटेड अमाउंट इंटरेस्ट, टोटल मतलब बीच में सब कुछ इंक्लूडेड है। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, अच्छा 10 लाख का अलग से, 50 लाख ले लिया उसने, ठीक है जी, 50 लाख आ गया जी लेकर। 1/9/25 को उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी 90 लाख में, कैलकुलेट कैपिटल गेन। किसने बेची है प्रॉपर्टी, आर खुद नहीं बेची है, सेल कंसिडरेशन क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी, 5 लाख इंटू 376 डिवाइडेड बाय 100, देखना कितना आ रहा है, 2 4 6, हाँ 80,000 ठीक है। 71 लाख एक सेकंड, एक करन तो पहला अगला क्वेश्चन, क्या जो 50 लाख उसने खाए थे वो कोस्ट का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे, सोच के पूछना हूं, वो डीप क्वेश्चन है। उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानोगे कि नहीं मानोगे, नहीं इंप्रूवमेंट या कॉस्ट का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो उसने अपने रेगुलर लाइफ जीने के लिए लिए थे। तो जो उसने 50 लाख पे किए हैं, नो टैक्स ट्रीटमेंट, ठीक है, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आंसर आएगा 71,20,000। दूसरा क्वेश्चन, एक्स ने परचेज करी हाउस प्रॉपर्टी कब, 95 को, और उसने एक्स की डेथ हो गई भैया 30/6/24 को, लीगल एयर ने 50 लाख रुपए अमाउंट पे की है फादर की, और उसने 90 लाख में लीगल एयर ने बेची है। प्रॉपर्टी सोल्ड बाय सन है जी यहां पे, एग्जाम्पल 2 केस 2, प्रॉपर्टी सोल्ड बाय सन, तो सेल कंसिडरेशन 90 लाख, कॉस्ट क्या आएगी, 5 लाख कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर ही आ जाएगी, 376 डिवाइडेड बाय 100, 18,80,000। 50 लाख का क्या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, यस और नो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उस 50 लाख को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लिया, डिवाइडेड बाय केड़ा साल है, 24-25, 363। ये जायज भी है। सन दे केस च उन्होंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बनने हैं, अगर वो खुद कर रहे हैं फिर उन्होंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं बनने हैं। समझ आई बात, ये उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट किया, मेरे को ठीक लगा ये ट्रीटमेंट, ये बिल्कुल जायज है। रिवर्स मॉर्टगेज